फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए हम जो बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस एक हमारा कैसा रिएक्शन है, मल्टी स्टेप रिएक्शन है। पहली बात तो ये याद रखना है, इट इज़ अ मल्टी स्टेप रिएक्शन। ऐसा नहीं कि कोई हम जो फोटोसिंथेसिस को एक स्टेप पे लिखते हैं वैसा कोई रिएक्शन नहीं है, मल्टी स्टेप रिएक्शन है। अपनी अंडरस्टैंडिंग को इजी करने के लिए हम फोटोसिंथेसिस को दो ग्रुप्स में, रिएक्शंस को दो ग्रुप में क्लासिफाई कर लेते हैं। एक को हम बोलेंगे लाइट रिएक्शन, सेट ऑफ रिएक्शंस है, दैट इज अ लाइट रिएक्शन, एंड दूसरे को बोला जाएगा क्या, डार्क रिएक्शन। ठीक, लाइट रिएक्शन के लिए लाइट कंपलसरी है, लाइट का प्रेजेंट होना कंपलसरी है, इसको हम बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलेंगे। और डार्क रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इट मीन्स डार्क रिएक्शन के लिए लाइट का प्रेजेंट होना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अब एक स्टेटमेंट ऐड कर रहा हूं, डार्क रिएक्शन के लिए जो लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रेजेंट होना कंपलसरी है। वो अभी आप दोनों रिएक्शंस को जब लिंक करना सीख जाओगे तो आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। लाइट रिएक्शन का साइट क्या है, पहले तो हम लाइट रिएक्शन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं वो देखते हैं। इवेंट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, पहला इवेंट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय पिगमेंट मॉलिक्यूल। जो पिगमेंट मॉलिक्यूल है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। दूसरा इवेंट क्या है वो लिखो, दूसरा इवेंट होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर का फोटोलिसिस होता है या स्प्लिटिंग होता है या ब्रेकडाउन आप बोल सकते हो, वाटर ब्रेक होता है, ठीक। एंड जो तीसरा इवेंट है वो होता है सिंथेसिस ऑफ एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी पावर, एसिमिलेटरी पावर क्या है, दैट इज अ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स। यहां पे एसिमिलेटरी पावर का मतलब है एटीपी एंड NADPH, ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं दैट इज अ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, एंड इन्हीं मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है क्या, एसिमिलेटरी पावर। ये लाइट रिएक्शन में होता है। अभी अपन ATP और यहीं पे इनका फुल फॉर्म भी लिख लो। ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और NADPH का फुल फॉर्म लिख लो। यहां पे जो H लगा हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम बोलते हैं रिडक्शन। ये तो बेसिक सा बात है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है, रिडक्शन। ये रिड्यूस्ड बोला जाता है, रिड्यूस्ड निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये इसका नाम है NADP। रिड्यूस्ड का मतलब है दैट इज हाइड्रोजन इज एडेड, हाइड्रोजन यहाँ पे एडेड है, ठीक है। निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल रिड्यूस्ड फॉर्म है, रिड्यूस्ड फॉर्म में है। अब इसी को अगर मैं ये कहूं
NADP प्लस, दैट इज द ऑक्सीडाइज्ड निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। यहां पे देख रहे हो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, जब हाइड्रोजन रिमूव हो गया दैट इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ NADP, है ना। तो ये अपन को बात समझनी थी। तो लाइट रिएक्शन में क्या क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी या रेडिएशन एनर्जी बाय पिगमेंट मॉलिक्यूल। पिगमेंट मॉलिक्यूल, जब पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट है ये हमने देख लिया था, थैलेकॉइड में प्रेजेंट है। पिगमेंट मॉलिक्यूल कहाँ प्रेजेंट है, थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में। फोटोसिस्टम समझ लिया है, फोटोसिस्टम क्या है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल। उसमें से रिएक्शन सेंटर आपने पढ़ा था, रिएक्शन सेंटर क्या होता है, दैट इज अ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। जब लाइट इन पिगमेंट मॉलिक्यूल को हिट करता है तो जो रिएक्शन सेंटर का मॉलिक्यूल है, जो फोटोसिस्टम का रिएक्शन सेंटर है, ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। इलेक्ट्रॉन के कई एक्सेप्टर्स होते हैं, वो एक सीरीज में अरेंज होते हैं, उधर आपको नहीं जाना है ना। वो इलेक्ट्रॉन जब अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से मूव होता है तो ये एनर्जी बनता है, ATP NADPH का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है। एसिमिलेटरी पावर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से बनता है अक्रॉस द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, वो जो इस फोटो सिस्टम के रिएक्शन सेंटर से ही इमिट करेगा। और जो उसके एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल अपन ने बात करे थे, ये क्या करते हैं, ये इस रिएक्शन सेंटर को बचाते हैं फ्रॉम द फोटो ऑक्सीडेशन या फिर जो हार्मफुल लाइट की रेज हैं, रेडिएशंस हैं, उनसे इस रिएक्शन सेंटर को बचाते हैं। ये एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं कर सकते, ये दोनों में डिफरेंस है। रिएक्शन सेंटर इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन का मतलब कि जो लाइट की प्रेजेंस में मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाए, ब्रेक हो जाए। जब रिएक्शन सेंटर, कई बार ऐसा होता है कि हार्मफुल रेज जैसे यूवी रेज है या फिर हायर वेवलेंथ की लाइट है, वो रिएक्शन सेंटर एक भी, ये तो एक मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल ए ही है, उसको ऑक्सीडाइज करा देता है, करा सकता है। तो उससे बचाने के लिए ये एंटीना मॉलिक्यूल काम करता है, उनसे प्रोटेक्ट करता है रिएक्शन सेंटर को। तो ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से क्या बनता है, ये एसिमिलेटरी पावर बनता है। क्या बनता है, एसिमिलेटरी पावर, एंड दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, इस एसिमिलेटरी पावर को यहीं पे आप साथ में लिख लेना, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। ये लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है। ये किसका प्रोडक्ट है, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है। अब लाइट रिएक्शन की साइट क्या हो गई, कहां चलता है लाइट रिएक्शन, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। ये बात क्लियर हो गई। ये अपन ने क्लोरोप्लास्ट बना रखा है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है थैलेकॉइड का। यहाँ आप क्या देख रहे हो, लाइट रिएक्शन लिखा है, रेडिएशन एनर्जी आता है, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल हमारा ब्रेक होता है। अब ध्यान से समझना, अभी तो हमने क्या समझा है कि लाइट आती है, रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन निकला और ये आपका एसिमिलेटरी पावर बन जाता है। अब जो ये रिएक्शन सेंटर से रिएक्शन सेंटर इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देता है, उसको फुलफिल करने के लिए, वो पूरा हो जाए, क्योंकि लगातार कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा तो वो तो खत्म हो जाएगा, है ना। वो इलेक्ट्रॉन जो उसने लॉस करे हैं उसको फिर से गेन करने के लिए दूसरा इवेंट होता है, दैट इज अ फोटोलिसिस ऑफ वाटर। या फिर इसी को आप क्या देखोगे, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर लिखा हुआ आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। फोटोलिसिस हम क्यों बोलते हैं, दोनों वर्ड का मतलब समझ लेते हैं, है ना। ये आपने नोट कर लिया। अभी डार्क रिएक्शन के बारे में हम बात नहीं कर रहे, पहले अपन लाइट रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर डार्क रिएक्शन पे आएंगे। देखो, फोटोलिसिस का मीनिंग समझो पहले। फोटोलाइसिस दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है फोटो मीन्स लाइट, और दूसरा वर्ड है लाइसिस मीन्स
ब्रेक डाउन। और स्टेटमेंट में आपका स्टेटमेंट क्या है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, है ना। यहां पे ब्रेक डाउन होगा वाटर का इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में, इसलिए इसको हम बोलते क्या है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। कैसे रिएक्शन लिखते हैं, क्या प्रोडक्ट बनता है वो देखो। फोटोलिसिस ऑफ वाटर से बनता है 2 हाइड्रोजन का आयन बनता है, एक्चुअली हम बोले तो 2 प्रोटॉन बनता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, प्लस हाफ, प्लस यहां मैं नीचे लिख रहा हूं हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है। एक्चुअली एक ऑक्सीजन का एटम बनता है, बट कोई मॉलिक्यूल, कोई एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम क्या लिखेंगे? हाफ O2 लिखेंगे। इसको बैलेंस करने के लिए आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इधर आप 2 कर दो, 2H2O। अब देखो, इससे पहले ये समझ लो, एक वाटर का मॉलिक्यूल जब ब्रेक होता है तो क्या प्रोडक्ट बनाता है? 2 H+ आयन बनते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बनता है, और एक हाफ O2 का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, बैलेंस करने के लिए हम रिएक्शन को क्या कर लेते हैं? इधर लिखते हैं 2H2O, इधर हम लिख देते हैं क्या? 4, इधर लिख देते हैं क्या? 4, और ये आपका एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बन जाएगा। बात समझ आ गई? जब आपका 2H2O का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो क्या बनेगा? 4 तो प्रोटॉन बनेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है। अब यहां इस पिक्चर में देखो, वाटर इधर जो आपका लाइट रिएक्शन में फोटोलाइज होता है एंड क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन। ये जो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों कंपोनेंट, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन यहां से रिएक्शन सेंटर से बाहर जा रहा था, इलेक्ट्रॉन जो इनके कैरियर्स में, दैट इज फुलफिल्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन। ये वाटर का जो इलेक्ट्रॉन निकला स्प्लिटिंग से, वो रिएक्शन सेंटर को सप्लाई कर दिया जाता है, वो इलेक्ट्रॉन उसका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एंड ये हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है इस एसिमिलेटरी पावर की सिंथेसिस में। किसकी सिंथेसिस में? एसिमिलेटरी पावर की सिंथेसिस में। एंड ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यही हमने पढ़ा हुआ है। ये ऑक्सीजन किसका बाई प्रोडक्ट हो गया? फोटोसिंथेसिस का। अब आपसे इतनी बात समझ आ गई। लाइट रिएक्शन कहाँ चलती है? पहली बात बोलो, कहाँ पे चलती है? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में क्या? आपका लाइट आया, इसने रिएक्शन सेंटर को ट्रिगर किया, इलेक्ट्रॉन इमिट किया, और इलेक्ट्रॉन इमिट करके ये एसिमिलेटरी पावर बनाया। एसिमिलेटरी पावर कहाँ बन गया? इधर स्ट्रोमा में, और इधर फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ तो क्या बन गया? ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन एंड H+ निकला, एंड इलेक्ट्रॉन तो रिएक्शन सेंटर को सप्लाई कर दिया, एंड H जो प्लस निकला दैट इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस एसिमिलेटरी पावर। ये आपका लाइट रिएक्शन कंप्लीट। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया था? थर्ड स्टेप पे सिंथेसिस ऑफ एसिमिलेटरी पावर, वो अपन ने बात करी ली। ये आपके एसिमिलेटरी पावर हो गए। लाइट रिएक्शन की कहानी खत्म। बोलो, क्लियर है? ठीक है। अब उसके बाद आती है कहानी डार्क रिएक्शन की। डार्क रिएक्शन का जब हम साइट का बात करेंगे, डार्क रिएक्शन की साइट क्या है, तो क्या बोलोगे? स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, यही बोलोगे। ठीक है, तो स्ट्रोमा में चलता है ये रिएक्शन। अब अपन डार्क रिएक्शन की बात कर रहे हैं। डार्क रिएक्शन की जब बात कर रहे हैं तो डार्क रिएक्शन का सबसे पहले हमें क्या लिखना है? साइट क्या लिखोगे? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक, और डार्क रिएक्शन जो है हमारा, ये एक साइक्लिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? साइक्लिक मल्टी स्टेप रिएक्शन है। ये साइक्लिक मल्टी स्टेप रिएक्शन है। साइक्लिक का मतलब समझ रहे हो कि वो रिएक्शन साइकिल में चलती है, जहां से स्टार्ट होती है वहीं पे आके एंड होती है। ठीक है,
अब सुनना ध्यान से, ये साइड स्ट्रोमा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? एटमॉस्फेयर से, है ना। स्टोमेटा के थ्रू अपना प्लांट क्या लीफ सेल्स में पहुंचाता है ना। कहाँ की सेल्स में? लीफ की सेल्स, मेसोफिल सेल्स में, एंड देन वहाँ के जो क्लोरोप्लास्ट हैं उनमें, उनके स्ट्रोमा में पहुंचेगा। इस CO2 को रिसीव करता है एक पहला जो मॉलिक्यूल जिसका नाम है RUBP। क्या नाम है? RUBP। ये है प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। क्या नाम है इसका? प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। कौन है? RUBP। इसका पूरा नाम लिखो, ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है। कितने का कार्बन का? 5 कार्बन का कंपाउंड है, 5 कार्बन का बना हुआ एक कंपाउंड है, ठीक है। अब RUBP के साथ एक CO2 जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? एक CO2। तो जो कंपाउंड बनेगा वो कितने का बनेगा? 6 कार्बन का। 5 तो RUBP के, एक CO2 का, 6 कार्बन का कंपाउंड बन जाता है। ऐसे ये एक मल्टी स्टेप साइक्लिक रिएक्शन चलती है स्ट्रोमा में, एंड इसके लिए बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत होती है, एंड ऑल एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। वो मल्टी स्टेप रिएक्शन है, उधर आपको नहीं जाना है ना। और इसी मल्टी स्टेप रिएक्शन से हमें एक क्या बनता है? इस साइक्लिक रिएक्शन से ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। और फाइनली फिर से ये 5 कार्बन का कंपाउंड क्या कर दिया जाता है? इस साइकिल को चलाने के लिए रीजनरेट कर दिया जाता होगा। एक साइकिल जब चलता है तो एक कार्बन बाहर हो जाता है। बात समझ आ रही है? एक कार्बन डाइऑक्साइड 5 कार्बन के मॉलिक्यूल से जुड़ा तो 6 कार्बन का बना, और आपको रीजनरेट करना है कितने कार्बन का? 5 कार्बन का, तो एक कार्बन बाहर। ऐसे ये साइकिल 6 बार चलती है तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाता है, क्योंकि ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। तो ये साइकिल चलती है इधर, कहाँ पे? स्ट्रोमा में, ठीक है। और इस साइकिल को ऑपरेट करने के लिए, साइकिल को ऑपरेशनल बनाने के लिए आपको चाहिए होता है ये एसिमिलेटरी पावर, ATP एंड NADPH। ये अवेलेबल है तो ही ये साइक्लिक रिएक्शन चलेगी, तो ही ये साइक्लिक रिएक्शन चलेगी, अदरवाइज ये नहीं चलेगी, ठीक है। तो क्या बना? एक CO2 आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट करा गया, और इसके लिए क्या चाहिए? ये एसिमिलेटरी पावर, और क्या बन जाता है? ADP। ATP कन्वर्ट हो जाता है ADP में, और NADPH कन्वर्ट हो जाता है NADP प्लस में। ये एसिमिलेटरी पावर इस साइकिल को चलाता है, ठीक है। तो ये डार्क रिएक्शन आपकी एक साइक्लिक रिएक्शन है, और इस डार्क रिएक्शन को हम कुछ और बात यहाँ पे नोट कर लेते हैं। यहाँ पे ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये डाइफॉस्फेट है। यहाँ पे आपका एटमॉस्फेरिक डार्क रिएक्शन में क्या होता है? एटमॉस्फेरिक CO2 इज रिड्यूस्ड इनटू, किस में रिड्यूस कर दिया जाता है? ग्लूकोज, ठीक है। पहली बात समझ आ गई। दूसरी बात देखो, क्या इस डार्क रिएक्शन को ऑपरेशनल करने के लिए क्या चाहिए होता है? एसिमिलेटरी पावर, एंड दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। मतलब डार्क रिएक्शन को ऑपरेशनल के लिए क्या चाहिए? ऑपरेशनल होने के लिए यहां पे लिखोगे फॉर बीइंग ऑपरेशनल, operational of dark reaction, product of light reaction, product of light reaction is required,
बिना इसके आपकी जो है डार्क रिएक्शन नहीं चलेगी। और ये प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन क्या है? एटीपी एंड NADPH। ठीक, इसको डार्क रिएक्शन को चलाने के लिए लाइट नहीं चाहिए, क्या चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन चाहिए। क्या चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन चाहिए। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। अब जब ये लाइट रिएक्शन चलती है तो ATP और NADPH बनता है, वो यही ADP को ATP में कन्वर्ट करा जाता है, NADPH को NADP में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एंड दैट इज साइकिल्ड बैक। हाँ, अब ध्यान से सुनना, जब तक लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट स्ट्रोमा में अवेलेबल है तब तक डार्क रिएक्शन चलेगी, उसके बाद डार्क रिएक्शन विल बी स्टॉप। ठीक है, इतनी बात। लाइट रिएक्शन कब तक चलेगी? जब तक लाइट की सप्लाई है तब तक लाइट रिएक्शन चलेगी, ऑक्सीजन बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन बनेगा, है ना, और डार्क रिएक्शन भी चलता रहेगा। इवनिंग के टाइम जब सनसेट होता है तो कुछ टाइम तक लाइट डार्क रिएक्शन चलती रहती है प्लांट्स में। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन बना हुआ होता है, तो उनकी डार्क रिएक्शन चलती है, एंड आफ्टर सम टाइम दे स्टॉप। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन खत्म हो जाता है। दैट मीन्स डार्क रिएक्शन, या जैसे ही आपका ये लाइट रिएक्शन रुका, दैट मीन्स ऑक्सीजन कैन नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन एवोल्यूशन बंद हो जाता है। एंड डार्क रिएक्शन रुका तो कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस रुक जाती है। ठीक है, तो ये आपको पूरी कहानी है फोटोसिंथेसिस की। इस डार्क रिएक्शन को एक बार, ये हिस्ट्री की बात है, इसको भी याद कर लेना। डार्क रिएक्शन को एक साइंटिस्ट हैं केल्विन, 3 साइंटिस्ट थे एक्चुअली, केल्विन, बेंसन, बड़ा साइज का, है ना। तो ये 3 साइंटिस्ट हैं, केल्विन, बेंसन एंड बाल्सम। इन लोगों ने इस डार्क रिएक्शन को इलस्ट्रेट किया था, बताया था, इसलिए इस डार्क रिएक्शन को एक नाम और दिया जाता है, केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज केल्विन साइकिल, या फिर कहीं कहीं पे आपको मिलेगा CBB साइकिल। किसी को कोई कंफ्यूजन? करके आना है। एक क्वेश्चन लिखो, डिफरेंशिएट बिटवीन डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन। ये बासम है, बालसम नहीं है, नाम थोड़ा सा चेंज कर देना, बासम, BASSAM, ये साइंटिस्ट है।